Hello students, welcome to my class. So today we are going to start the new topic that is electric flux. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको बोलते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास एक सरफेस है, कोई भी प्लेन सरफेस, किसी भी तरह का कोई सरफेस है, और उस सरफेस में से जितनी भी फील्ड लाइंस, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस में से पास होके निकलेंगी, जितनी भी फील्ड लाइंस उस सरफेस में से पास होके निकलेंगी और उस सरफेस के वो क्या होंगी, नॉर्मली मींस परपेंडिकुलरली होंगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको हम डिनोट करेंगे फाई के साथ। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीजों के ऊपर और डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, मान लीजिए ये कोई भी सरफेस है, कोई भी प्लेन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल के जा रही हैं, और सपोज कर लीजिए यहाँ पे इस सरफेस का यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके भी बता देता हूँ। सपोज कीजिए ये मेरे पास एक सरफेस है, कोई भी प्लेन सरफेस ले लीजिए, और इसका जो यहाँ पे एरिया है, इस एरिया का, इस सरफेस का, जो इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ऐसे ही वो सरफेस ले लीजिए, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बाहर निकल के जा रही हैं, उस डायरेक्शन में से बाहर निकल के जा रही हैं, तो इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर है वो इस डायरेक्शन में है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा कोई भी एरिया कंसीडर कर लिया, और उस एरिया का जो परपेंडिकुलर होगा, उस एरिया का जो परपेंडिकुलर है वो इस डायरेक्शन में है। और यहाँ पे देखिए फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, वो भी सेम डायरेक्शन में है ना। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एरिया के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, फील्ड लाइन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और एरिया के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जो एरिया वेक्टर था, उसका जो डायरेक्शन है वो फील्ड लाइन के क्या है, पैरेलल। तो ध्यान से देखिए, यहां से इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, दैट मींस इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और फील्ड लाइन भी ऐसी जा रही है। फील्ड लाइन और परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि एरिया वेक्टर जो है, दोनों की डायरेक्शन जो है सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल भी होगा, और वो एंगल कितना होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और कंपोनेंट कौन सा लेंगे, इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए कंपोनेंट कौन सा लेते हैं, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन जो है सेम है, दैट मींस ई ए कॉस थीटा। और थीटा कितना है हमारे पास 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो जब एंगल 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। चलिए एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई भी आर्बिट्ररी शेप का कोई भी सरफेस है, आर्बिट्ररी शेप कैसी मर्जी हो सकती है, कैसी मर्जी शेप, ठीक है। तो कोई भी सरफेस है, और उस सरफेस में से फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल के जा रही है, उसमें से पास होके निकल रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इस सरफेस का सपोज कर लो एक छोटा सा एरिया मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया मैंने यहाँ पे उसका कंसीडर कर चुका हूँ। तो मान लीजिए ये सरफेस एरिया कितना है, से ds, ठीक है, मान लीजिए। तो अब देखिए यहां से कोई फील्ड लाइन अगर बाहर निकल के जा रही है, इस सरफेस में से ये फील्ड लाइन बाहर निकल के जा रही है, तो इसका मतलब इस यहाँ पे इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस फील्ड लाइन के पैरेलल होगा, है ना। यहाँ पे इस सरफेस का जो स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इस फील्ड लाइन के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया मैंने कंसीडर किया है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा, दैट मींस डी फाई
डी फाई मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू द ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। क्लियर? तो डॉट प्रोडक्ट है, अगर डॉट प्रोडक्ट दोनों की ओपन करेंगे हमको पता है दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ठीक है, ये तो मैंने इसका बताया है सिंबल कि ये सरफेस एरिया है। ठीक है, तो ये एरो ये मत समझ लेना कि ये इसका डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन इस तरफ है इसकी, इस फील्ड लाइन के पैरेलल। ठीक है, तो ये तो मैंने जस्ट बताया है यहाँ पे जो एरिया हमने कंसीडर किया है वो डीएस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और सेम डायरेक्शन में है दोनों, तो ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोनेंट कौन सा होगा, ऑब्वियसली कॉस लेंगे, सो ई वेक्टर, सो वेक्टर तो खत्म हो जाएगा, ई डीएस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, कितना हो गया ई डीएस कॉस थीटा। तो अभी ये जो हमने सरफेस लिया है, ये जो हमने सरफेस लिया है, कहते हैं सरफेस इज मेड अप ऑफ, सरफेस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट्स। कहते हैं अगर ये सरफेस जो मैंने कंसीडर किया है, कहते हैं अगर ये सरफेस बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट्स का बना हुआ है, ठीक है, अगर ये सरफेस बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सरफेस एलिमेंट्स का बना हुआ है अगर, तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो जिसके कारण यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे लेंगे यहाँ पे, तो टोटल के लिए क्या करते हैं हम इंटीग्रेट कर देते हैं उसको, तो टोटल के लिए इंटीग्रेट करेंगे, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई, और यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन, दैट मींस लाइन इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगी वो कितनी होगी ई डीएस कॉस थीटा। तो इन वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहते हो तो वो कैसे लिखा जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो अगर इसको आगे यहाँ पे स्केलर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, एंगल कितना होगा जीरो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल जीरो हो जाएगा। अगर एंगल जीरो है हमको पता है cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ई डीएस। ठीक है, वो तो हमने लिए, हमने तो जस्ट एज थीटा की फॉर्म में ही लिया, तो वो अगर जीरो करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि सरफेस जो है वो क्लोज्ड है, अगर सरफेस क्या है क्लोज्ड, इफ सरफेस इज क्लोज्ड, अगर सरफेस क्लोज्ड लेके चलते हैं, अगर हम सरफेस क्लोज्ड लेके चलते हैं तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक होगा वो कितना होगा, अगर सरफेस इफ सरफेस इज क्लोज्ड देन वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट मींस उसका क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल कर देंगे हम, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट मींस फाई इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल। क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब होता है वॉल्यूम इंटीग्रल भी कहते हैं इसको, दैट मींस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो इस इंटीग्रल का मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रल, याद रखिएगा इसको, ये जो हमने सर्कल डाला ना इंटीग्रेशन के ऊपर, इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रल या वॉल्यूम इंटीग्रल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए, क्लियर। वेक्टर फॉर्म के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसे, ई डीएस कॉस ऑफ थीटा, तो ऐसे बन जाएगा ना। तो ये हमारे पास स्केलर फॉर्म आ गई। तो अगर ये स्केलर फॉर्म है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसके स्पेशल केस की बात करूं, स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कहते हैं अगर हमारे पास थीटा जीरो हो जाता है, अगर हमारे पास एंगल जीरो है
तो अगर एंगल 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि हमको पता है cos 0 कितना होता है 1। अगर cos 0 1 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई ds। तो ई ds इंटीग्रल को हटाएंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, सिंपली क्या रह जाएगा ई ऑफ एस, ठीक है, ई ऑफ एस रह जाएगा, क्योंकि ds की इंटीग्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ds की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एस लिखी जाएगी इन जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो ई एस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बता ही दिया था। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर एंगल मेरे पास 180 डिग्री होता है यहाँ पे, अगर मेरे पास एंगल यहाँ पे कितना होता है 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 180। सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, तो थीटा 180 है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी कि जो cos 180 है वो कितना होगा -1। अगर cos 180 -1 है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। अगर मेरे पास एंगल 90 होता, अगर मैं एंगल 90 लेता हूँ, अगर थीटा मेरे पास 90 है तो cos 90 कितना होता है 0, तो cos 90 इज 0। अगर cos 90 0 है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा वहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इसके स्पेशल केस हैं।